हेलो, मैं अरविंद कुमार नेपाल की घटनाओं पर, जो कि परसों से शुरू हुई। अब तो वहाँ शांति है, लेकिन वायलेंट प्रोटेस्टर्स के द्वारा ऐसी घटनाएं की गई जिसमें वहाँ के पार्लियामेंट को जला दिया गया, वहाँ के राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया, वहाँ के राजा के महल में डिस्टर्बेंस किया गया, जलाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा हो चुका है, राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। लोग अब जो है सो वहाँ आर्मी की उपस्थिति हो गई। आर्मी ने समूचे देश को अपने कब्जे में किया है। शांति की बहाली की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस ढंग से पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर जलाए गए, उनके परिवार के ऊपर अत्याचार किया गया, मारा गया, पीटा गया, फाइनेंस मिनिस्टर को पब्लिक में घसीट कर मारने की कोशिश की गई, 3-3, 4-4 बैंकों को लूट लिया गया। उसके बाद वहाँ के 18 जिलों में जो जेल था उसको तोड़ दिया गया। लगभग 6000 कैदी बाहर भाग गए। इन सब कारणों से वायलेंट प्रोटेस्टर को किसी ढंग का डेमोक्रेटिक क्रांति करने वाला मसीहा नहीं कहा जा सकता है। इसमें बाहरी शक्तियों के होने की संभावना अत्यंत प्रबल दिखाई पड़ रही है। बाहरी शक्तियों से इनको फाइनेंस किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि $600 मिलियन या उससे भी अधिक पिछले कुछ दिनों में वहाँ एनजीओ के माध्यम से तथा अन्य माध्यम से लोगों के पास दिया गया। और उन्हीं लोगों का एक काम है कि युवाओं को उन्होंने भड़काया और भड़का के इस ढंग की एक खोखली क्रांति लाने की कोशिश की गई, जिसे किसी रूप में भी डेमोक्रेटिक क्रांति नहीं कही जा सकती है। वहाँ की संपत्ति को नष्ट करना, वहाँ के पार्लियामेंट को नष्ट करना, वहाँ के राष्ट्रपति भवन को नष्ट करना, ये किसी ढंग से भी प्रजातांत्रिक विद्रोह नहीं माना जा सकता है। दूसरी बात, पशुपतिनाथ मंदिर में भी अटैक की कोशिश की गई। ये अटैक नेपाल के हिंदू नहीं कर सकते हैं। इस अटैक के पीछे किसी बाहरी शक्ति का हाथ हो सकता है, ISI का हाथ हो सकता है, किसी मिशनरी का हो सकता है, क्रिश्चियन मिशनरी भी सक्रिय है, उनका हाथ हो सकता है। क्योंकि राजशाही से, क्योंकि वहाँ के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पशुपतिनाथ का कोई रोल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ बड़ी समस्या है। प्रतिदिन 1500 से 2000 लोग व्यापार की तलाश में बाहर जाया करते हैं, और जबकि वहाँ की आबादी 3 करोड़ 3.5 करोड़ के लगभग है, 1 करोड़ लोग बाहर ही रहते हैं और पूरा देश रिमिटेंस से ही चलता है। वहाँ का बजटरी प्रोविज़न को यदि देखा जाएगा
तो 1 लाख 1.25 लाख के लगभग जो है सो बजटरी प्रोविज़न है, और इससे ज़्यादा रिमिटेंस होता है। बाहर के देशों से लोग पैसा अपने देश में भेजते हैं। सरकार देश लगभग उसी से चल रहा है। ऐसी अवस्था में यह माना जाना चाहिए कि यह जो क्रांति थी, इस क्रांति को डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता है, किसी शासन व्यवस्था को ख़त्म करने वाला नहीं माना जा सकता है। यह सिर्फ उपद्रव था, और वहाँ के आर्मी को भी क्या इन्वॉल्वमेंट भी इसमें प्रतीत होता है, क्योंकि आर्मी भी जब पार्लियामेंट जल रहा था, प्रेसिडेंट भवन जल रहा था, आर्मी चुपचाप बैठी थी। इसका कोई कारण समझ में नहीं आता है। आर्मी को उतरना चाहिए था। जब आर्मी आज उतर गई तो वहाँ किसी ढंग का शांति जो है सो हो गया है, और अब नए प्रधानमंत्री, नए सरकार के गठन की बात चल रही है। ऐसी अवस्था में ये सोचने वाली बात है कि क्या यह बाहर की शक्तियों के द्वारा संचालित था, या आसपास के देशों की शक्तियों का इसमें हाथ था। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन शांति बहाली वहाँ की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और वहाँ किसी न किसी ढंग के सरकार का गठन होना चाहिए। प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो नेपाल एक संपन्न देश है। वहाँ प्राकृतिक विरासत बहुत ज़्यादा है, और टूरिस्ट का वहाँ स्कोप है, लेकिन शांति होगी तभी टूरिज्म वहाँ डेवलप हो सकता है, तभी वहाँ की इकोनॉमी जो है सो डेवलप हो सकती है। भारत का पड़ोसी होने के चलते वहाँ बेटी रोटी का रिश्ता भारत के लोगों से है। इस अवस्था में हमें यह समझना होगा कि भारत किस ढंग से इस स्थिति का सामना करता है, या भारत वहाँ शांति स्थापित करने के लिए क्या करता है। अंततोगत वहाँ की जनता को ही वहाँ शांति स्थापित करना है, और इसे समझना। किरण गरवा चैनल के लिए मैं अरविंद कुमार।